सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दास से आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए सात संगत, बल्कि उन्हें ये सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है सात संगत। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है सात संगत, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस कराने की इजाज़त ना दे सात संगत जी जिसके आप लायक नहीं हैं। किसी गांव सात संगत जी मंगल नाम का व्यक्ति रहता था सात संगत। मंगल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था सात संगत। मंगल के परिवार में पति और उनकी पत्नी सिर्फ सात संगत जी दो ही सदस्य थे। कच्चे घर में वो आदमी गुजारा कर रहे थे। वो गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था सात संगत। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ सात संगत उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है सात संगत जी। ये सुनकर सात संगत मंगल बहुत खुश होता है सात संगत। वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेल करेगा सात संगत जी। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे सात संगत। पर सात संगत जी जो होने वाला था सात संगत जी उससे वो बेखबर था सात संगत जी। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब के घर में वो दिन भी आ जाता है सात संगत। सात संगत जी जब उसकी पत्नी सात संगत जी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी सात संगत, उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराया सात संगत जी। और सात संगत जी प्रसव का समय जब निकट आता है तो सात संगत जी वो गरीब आदमी कुछ पैसों के बंदोबस्त कराने चला जाता है सात संगत। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोने लगता है सात संगत। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है सात संगत। सात संगत जी उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है सात संगत। जब उस बेचारी को ये खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है सात संगत। उस बेचारी का दुख में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वो भी उसे छोड़कर चला गया था सात संगत। अब तो वो फूट फूट कर रोने लगती है कि हे भगवान, ये तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता सात संगत जी। सात संगत जी जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है और सात संगत जी पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सिर से पिता का साया हटा दिया सात संगत। सात संगत जी अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वो दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी सात संगत। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख सात संगत। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया सात संगत, बहन जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है। सात संगत जी इसमें मृत्यु का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है सात संगत। इसीलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और ये जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं सात संगत। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया सात संगत।
बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है साथ संगत। वो सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूँगी, यही मेरा सहारा बनेगा साथ संगत। साथ संगत जी अब वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है साथ संगत। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है साथ संगत। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए साथ संगत। अब वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई साथ संगत। वो समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है साथ संगत। यदि हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी साथ संगत। खुद कोई काम करना पड़ेगा साथ संगत। इस प्रकार से वो महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश कर लेती है साथ संगत। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपना जोर साथ संगत जी अपने बच्चों का पेट पालने लगती है साथ संगत। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है साथ संगत। साथ संगत जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है साथ संगत। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े साथ संगत। अब इस प्रकार वो महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लगती है साथ संगत जी। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसीलिए वो पढ़ाई में खूब मन लगाकर करता था साथ संगत। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है साथ संगत। एक दिन की बात है, वो स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है साथ संगत। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया साथ संगत। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई साथ संगत। बीमार होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती साथ संगत। साथ संगत जी घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि साथ संगत कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती साथ संगत जी। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है साथ संगत। वो बालक कहता है, साथ संगत जी माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। साथ संगत जी अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर जाती है साथ संगत। वो कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है, मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ। साथ संगत जी लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब साथ संगत जी मेरा भी अब समय आ गया है साथ संगत, मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी जीनी ना पड़े साथ संगत। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चले भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने का जरूर साकार करना। साथ संगत जी तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए साथ संगत। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना, पैसे के लिए तो लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते साथ संगत। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा,
हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। साथ संगत जी, याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल्य है, पराधीनता की नरक है साथ संगत। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कृति और पुण्य कमाना चाहिए साथ संगत। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर साथ संगत लड़का माँ से रुपए लेकर दवाई लेने चला जाता है साथ संगत। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं साथ संगत। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथ अंतिम संस्कार कराते हैं साथ संगत। अब तो वो बालक बिल्कुल अकेला हो गया था साथ संगत। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है साथ संगत। जब ज़रूरत होती है अपनों की तब अकेलेपनों की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज़्यादा नहीं थी साथ संगत जी। आखिर जाए तो जाए कहाँ साथ संगत जी। तो आखिर वो गरीब जो था, लेकिन वो बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है साथ संगत। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा साथ संगत जी। कुछ दिन के बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं साथ संगत। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था साथ संगत कि साथ संगत कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी साथ संगत जी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी साथ संगत। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। साथ संगत जी, लड़के को अपने माँ की ये बात अच्छी तरह याद थी साथ संगत, इसीलिए वो कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता साथ संगत। विद्यालय से आने के बाद वो किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम करता साथ संगत, और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता साथ संगत जी। साथ संगत जी, और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था साथ संगत। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस प्रकार छोटी सी आयु में वो बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था साथ संगत। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है साथ संगत। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी साथ संगत। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती साथ संगत, और कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था साथ संगत। अगर वो कहीं कोई अस्थाई काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती साथ संगत, और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था साथ संगत। इसीलिए साथ ही साथ वो दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वो इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वो बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा साथ संगत। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया साथ संगत, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला साथ संगत। पूरा दिन निकल गया, हारा थका शाम को घर आकर सो गया साथ संगत जी। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता साथ संगत। जो पैसे थे उनसे वो पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था साथ संगत। साथ संगत जी, उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा साथ संगत। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है, और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है साथ संगत
तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है साथ संगत। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा साथ संगत। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा सोना पड़ा साथ संगत। साथ संगत जी उसे ज़्यादा बेचैन कर रही थी, तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त कहा था कि बेटा कभी भीख मांगकर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था साथ संगत। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई साथ संगत। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा साथ संगत। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे साथ संगत। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं इसके लिए भोजन भी देगा साथ संगत। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं साथ संगत। अभी उसकी उम्र भी कितनी भी थी साथ संगत, भूख की मार वो कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता, पर साथ संगत अब वो विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो काम की तलाश में वो इधर उधर भटकता है साथ संगत। उसकी आंखों के सपने ने अंधेरा छा रहा था साथ संगत। अब तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे साथ संगत। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साथ संगत। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है साथ संगत, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर मांगने की आदत पड़ जाएगी। अगर तू भिखारी बन जाएगा। काफ़ी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वो है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वो है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहाँ से चलता है साथ संगत, तो उसे साथ संगत जी नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है साथ संगत। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 10 या 11 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मामूली सा लड़का खड़ा है साथ संगत। पहले तो वो महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया, बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया। साथ संगत जी क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ़ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो महिला भी एक बच्चे की माँ थी साथ संगत, इसीलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ साथ संगत। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया साथ संगत, और वो भोजन की जगह पानी मांग बैठा साथ संगत।
कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। सात संगत जी इसीलिए दरवाज़ा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वो महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वो समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वो कहती है, सात संगत बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सात संगत जी वो महिला घर के अंदर जाती है और अपना रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पे आती है सात संगत, और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध या सात संगत दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। उसका मन में ही सात संगत मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने को दिए और कहा, सात संगत जी बेटा दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो। सात संगत जी जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। सात संगत जी लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ ही है सात संगत उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और ये दूध ले आई। सात संगत जी उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता। सात संगत जी वो स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सात संगत दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ। सात संगत जी इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी आप इसके बदले में मुझसे ज़रूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। सात संगत जी लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है, वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है। वो तो महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने ये दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी को मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। सात संगत जी उस महिला ने इस बात इसीलिए कही थी ताकि वो लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। सात संगत वो लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वो उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे को चला जाता है। सात संगत और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। सात संगत एक दिन वो महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वो लड़का भी पढ़ रहा है। वो स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। सात संगत उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा कि वो बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि वो बालक का नाम सात संगत जी संकेत है और वो बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी उम्र में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे। सात संगत ये जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता है। सात संगत
तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी संकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है सास सिंगर। वो मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है सास सिंगर। जब कहीं वो विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते सास संगत। जब उस स्त्री को संकेत की स्थिति का पता चलता है तो वो करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं। जिसका कोई नहीं होता ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए सास संगत, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वो भगवान का है सास संगत। और सास संगत जी, जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि अपने भगवान को प्रसन्न कर दिया सास संगत। महिला ने सोचा ये लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। मास्टर ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा सास संगत। सास संगत जी, जब वो महिला कहती है, मास्टर जी मैं उस सास संगत जी बच्चे की मदद करना चाहता हूँ, आप किसी तरह से संकेत को समझा देना सास संगत। सास संगत जी उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है सास संगत। सास संगत जी तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है सास संगत। सास संगत जी, मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वो महिला संकेत की पूरी वर्ष की फीस भर के अपने घर चले जाती है सास संगत। सास संगत जी, इस तरह वो हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी सास संगत। और सास संगत जी, ताकि सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। सास संगत जी, अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था सास संगत। सास संगत जी, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है सास संगत। सास संगत जी, उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। अब सास संगत खूब मन लगा कर के पढ़ाई करता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए सास संगत। सास संगत, अब आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत को शहर में जाना पड़ा सास संगत। सोचा शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा सास संगत। इस बात का पता उस सास संगत महिला को तब चलता है जब वो उसकी फीस के लिए विद्यालय में जाती है। तब सास संगत, वो महिला जब संकेत की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी संकेत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है सास संगत। अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस महिला ने जब ये सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वो स्त्री अपने घर लौट आई सास संगत और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई सास संगत। सास संगत जी, सास संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो सास संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।